Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4 इंडिया इन द 18th सेंचुरी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिया की क्या कंडीशन थी 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी की बात करें मतलब हम किस पीरियड की बात करें बच्चा, वो पीरियड जो 1701 से स्टार्ट होके कहाँ ख़त्म होगा 1800 पे, उसे क्या कहते हैं 18th सेंचुरी। ठीक है बात। अब इस पीरियड में क्या क्या हो रहा था, पहला जो सबसे बड़ा काम हो रहा था वो ये हो रहा था कि मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था, और दूसरा काम हो रहा था कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स का राइज हो रहा था। कौन से इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे? बंगाल, हैदराबाद, अवध, सिख, राजपूत और मैसूर। बेटा 18th सेंचुरी रिप्रेजेंट करती है ट्रांजिशन फेज को। ये वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें इंडिया मिडेवल पीरियड से किस में आ रहा था, मॉडर्न पीरियड में आ रहा था। ठीक है बात। इंडिया में जो 18th सेंचुरी है उसे हम देखते हैं किसके रूप में, किस उसका जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। 18th सेंचुरी का इंडिया में जो 18th सेंचुरी था उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना और नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स का बनना, और फाइनली यूरोपियन रूल इन इंडिया। तो क्या क्या दिखता है 18th सेंचुरी में? 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर एक तरफ डिक्लाइन हो रही है, दूसरी तरफ नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन रहे हैं, और एक और फ्रंट है जिस पे यूरोपियन रूलर्स अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करेंगे, किसके ऊपर पे? इंडिया के ऊपर पे। ये जो पीरियड है इसमें इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे चेंज आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसके कांटेक्ट में आने वाला है? यूरोपियन सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आने वाला है। इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इंडियन हिस्ट्री में। क्यों मिलेंगे बच्चा? क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में इंडियन सब कॉन्टिनेंट अब कांटेक्ट में आ रहा है यूरोपियन सिविलाइजेशन की। देखो, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, लास्ट मुगल रूलर की बात नहीं कर रही हूँ, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर की अगर हम बात करें तो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे औरंगजेब। ठीक है बात। द डेथ ऑफ ग्रेट मुगल एम्परर औरंगजेब वॉज फॉलोड बाय वॉर ऑफ सक्सेशन। जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है तो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। वॉर ऑफ सक्सेशन मीन्स कि औरंगजेब के बाद आने वाला रूलर कौन बनेगा। ये कोई नई बात नहीं थी, इन लोगों में वॉर ऑफ सक्सेशन हमेशा ही चला है, पर औरंगजेब के बाद थोड़ा सा इंटेंस हुआ। Among his three sons, जो तीन बेटे थे औरंगजेब के, औरंगजेब ने भी वॉर ऑफ सक्सेशन किया, अपने भाइयों को मार के पिताजी को जेल में डाल के एक औरंगजेब राजा बना था। तो जिसके बेटे भी जो देखा वही करेंगे। उन्होंने भी, उनके जो तीनों बेटे थे औरंगजेब के, वो भी आपस में लड़ रहे थे कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। बहादुर शाह वन एमर्ज विक्टोरियस, और बहादुर शाह वन कैसे एमर्ज हुए? विक्टोरियस, और उन्होंने रूल किया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। औरंगजेब का एक बेटा जिसका नाम था बहादुर शाह वन, वो जीता और वो नया रूलर बन गया, पर इसने रूल बहुत कम टाइम के लिए किया। डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब किसका डिक्लाइन होगा बच्चा? मुगल एम्पायर का होगा डिक्लाइन। जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है किसकी डेथ के बाद? औरंगज़ेब की डेथ के बाद। औरंगज़ेब की डेथ कब हो जाती है? 1707, 1707 में औरंगज़ेब की हो जाती है डेथ, और इसके बाद मुगल एम्पायर कंटिन्यू डिक्लाइन करने लगता है, मतलब नीचे की तरफ आने लगता है, ख़त्म होने लगता है। बहुत सारे स्मॉल रीजनल किंगडम सब अपीयर होंगे इंडिया में। देयर वॉज नो सिंगल यूनिफाइड एम्पायर, मतलब अब इंडिया में कोई सिंगल यूनिफाइड एम्पायर नहीं होगा, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे एम्पायर बन जाएंगे। फॉलोइंग कॉजेज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। अब क्यों इतना बड़ा माइटी मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया, मतलब कुछ रीजंस तो रहे होंगे इस माइटी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के, तो वो हम देखेंगे। तो बेटा पहला रीज़न था इस माइटी एम्पायर के डिक्लाइन करने का, वीक सक्सेशन। औरंगज़ेब की डेथ के बाद 1707 में जब औरंगज़ेब की डेथ होगी उसके बाद जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो सक्सेसर आए वो वीक थे, कमज़ोर थे, वो उतने पावरफुल नहीं थे जितने इनके पहले वाले मुगल रूलर्स थे, और वो पपेट बन के रह गए नॉवेल्स के हाथों के। जितने भी नॉवेल्स होते थे कोर्ट में वो कठपुतली की तरह उन राजाओं को नचाने लगे, गवर्नर नचाने लग गए। गवर्नर अपने जो चाहते थे, जो डिसीज़न खुद लेना चाहते थे, वही इन्होंने डिसीजंस दिलवाए, किससे? राजाओं से, जो वीक रूलर थे उनसे। ठीक है बात। कठपुतली है, जो जैसा कहता वो वैसा करने लगती है। तो सम ऑफ देम रूल फॉर लॉन्गर पीरियड्स, इसमें से कुछ ने लंबे टाइम तक रूल किया और पॉलिसी अडॉप्ट की, फ्रेंडशिप की, कंसिलिएशन की, पर कोई भी
ऐसा नहीं था जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत अच्छे हों, मतलब ऐसे अच्छे हों जैसे इनके प्रीसीडेसर्स के रहे, मतलब जैसे अकबर था, बाबर थे या हुमायूं थे, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगज़ेब तक सब कुछ ठीक ही था। ऐसा कोई भी कुशल प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी नहीं था, मतलब सक्सेसर में कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रॉपर्ली एडमिनिस्ट्रेट कर पाए। बहुत सारे जो नॉवेल्स थे वो इस बात का एडवांटेज लेते कि जो सेंटर है वो वीक पड़ गया है, तो उन सारे नॉवेल्स ने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टेब्लिश करना चालू कर दिए। वो नॉवेल जो कठपुतली की तरह सक्सेसर्स को चला रहे थे, अब उन्होंने सोचा यार अब सेंटर में कोई दम नहीं है, चलो अपना खुद का इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेते हैं। ऑल्दो कि ये जो सक्सेसर्स थे इन्होंने कंसिलिएशन की पॉलिसी अडॉप्ट की, फ्रेंडशिप की पॉलिसी अडॉप्ट की, मतलब लोगों के साथ मित्रता की कि भैया लड़ाई वड़ाई ना हो, कंसिलिएशन मतलब पीस बना रहे, पर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए। राइवलरी एमंग द नॉवेल्स, नॉवेल्स में अब राइवलरी लगने लगी। देयर वॉज अ कंस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर एमंग्स द नॉवल, जो नॉवेल्स थे जैसे कोर्ट में जो मंत्री वगैरह होते हैं, जैसे जिनके पास अच्छी अच्छी पोजीशन होती है कोर्ट में, वो आपस में लड़ रहे थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहिए थी। जो मेन ग्रुप था नॉवेल्स का वो थे ईरानियंस, तुरानीज और हिंदुस्तानी। देखो राइवलरी एमंग द नॉवेल्स, जो नॉवेल्स थे उनके 3 मेन ग्रुप थे, पहला था ईरानियंस, दूसरा था तुरानीज और तीसरे थे हिंदुस्तानीज। ये जो कांस्टेंट स्ट्रगल था इसने भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लाई। अगर मंत्री आज भी हम लोग देखें, हमारा डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या इंडिया प्रोग्रेस कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ऐसा यहाँ पर हुआ कि जितने भी नॉवेल्स थे, भले वो ईरानियंस हो, तुरानीज हो, हिंदुस्तानी हो, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। नेक्स्ट है वीक एडमिनिस्ट्रेशन। जो मुगल्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जागीरदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, ठीक है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली स्मूथली चलता रहे। तो मुगल ने जागीरदारी सिस्टम लेके आए, मनसबदारी सिस्टम लेके आए फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, बट बोथ प्रूव टू बी कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ देयर एम्पायर। पर जागीरदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम बाद में जाके डिक्लाइन का ही रीज़न बन गए, ठीक है। और एम्प्लॉय जितना भी बड़ा एम्पायर था उसके डिक्लाइन में इन दोनों सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, जागीरदारी का भी और मनसबदारी का भी। मनसबदारी क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, है ना। और जागीरदारी क्या था? जागीरदारी वो सिस्टम था जिसके थ्रू हम आपको, मतलब बीइंग आ नॉवेल इन द कोर्ट, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो उसके बदले हम आपको सैलरी नहीं देंगे, हम आपको क्या दे देंगे? लैंड। इस लैंड के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का काम किसका होगा? उस जागीरदार को ही होगा जिसको ये लैंड ग्रांट मिली होगी। तो मुगल ने जागीरदारी इंट्रोड्यूस की, मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चले, पर फाइनली ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये दोनों ही सिस्टम डिक्लाइन का कारण बन गए। और बेटा जैसे ही एंड हुआ 17th सेंचुरी का, 17th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1601 से 1700 तक चलेगा। तो 1700 का जब 17th सेंचुरी का जब एंड हो रहा था तो पॉसिटी हुई जागीर की। पॉसिटी मतलब कमी, पॉसिटी मतलब कमी, जागीर कम पड़ने लग गई क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जागीर का। देखो जागीर देना मतलब एक किसी जागीरदार को आप ज़मीनें दे रहे हो तो ज़मीन एक जागीरदार को दे दी, 2 को दे दी, 3 को दे दी। अगर आप बिना सोचे समझे ज़मीनें बांटते रहोगे तो तुम्हारे पास ज़मीनें बचेगी ही नहीं, तुम राजा किस काम के, तुम्हारे पास तो ज़मीनें ही नहीं है। तो जो क्राउन की लैंड थी, जो राजा की ज़मीनें थी, उन्हें भी जागीर में कन्वर्ट कर दिया गया इन ऑर्डर टू अपीज न्यू जागीरदार। नए जागीरदार बनाने थे तो अब ज़मीन तो थी ही नहीं, ज़मीनें तो पहले ही बांट चुके थे, तो जो क्राउन, जो राजा की ज़मीनें थी वो भी नए जागीरदारों को बांट दी। द मूव वॉज अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। और ये जो राजा की ज़मीनें आप जागीरदार में बांट दी ना, इससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ स्टेट ट्रेजरी को, मतलब राज की जो कोष था, खजाना था, वो खाली हो गया और जो पावर थी रूलर्स की वो डिक्लाइन कर गई, धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी। और जो मनसबदारी सिस्टम था बेटा बाद में वो भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा था, बिकॉज द सेंट्रल अथॉरिटी हैड बिकम वीक। जैसे सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है तो हर चीज़ बिगड़ने लगती है, और वैसे मनसबदारी सिस्टम भी ख़राब हो गया, प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, है ना। जो डिसिप्लिन शुरुआत में मनसबदारी सिस्टम में था वो रहा ही नहीं। मनसबदार
फेल टू गेट ल्यूक्रेटिव जागीर्स, उन्हें अच्छी अच्छी जागीर्स मिल ही नहीं रही थी, तो उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था कि वो एफिशिएंट और लॉयल रहें। देखो पहले उनके पास जागीर बहुत अच्छी होती थी, जागीर से वो अच्छा टैक्स कलेक्शन कर लेते थे, अपने लिए अच्छा पैसा बचा लेते थे, पर अब उन्हें अच्छी जागीर ही नहीं मिल रही है, तो उनके पास कोई वो ही नहीं है ना, बेस ही नहीं है जिसके लिए वो एफिशिएंट रहें या लॉयल रहें। वो सोचते क्या मिलेगा अगर हम लॉयल रहेंगे, तो भी कुछ नहीं हो सकता। मनसबदार वर अनेबल टू मेंटेन द रिक्वायर्ड ट्रूप्स, और जो पैसा वो लोग जमा कर पा रहे थे मनसबदार, वो पर्याप्त नहीं था, वो इनफ नहीं था रिक्वायर्ड ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए। तो इससे भी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी एम्पायर की वो ख़त्म हो गई। देखो जब हमें प्रॉपर सैलरी मिलती है, जब हमारी सारी डिमांड्स पूरी होती हैं, तो हम सोचते हैं यार चलो लॉयल रहें देखिए, पर यहाँ पर मनसबदारी सिस्टम में भी अब अच्छी जागीर हमें मिल ही नहीं रही है, तो हमने भी सोचा भैया हम भी लॉयल नहीं रहेंगे, हम जितनी कमाई कर रहे थे हम तो उतनी कमाई करेंगे, हमें कुछ लेना देना नहीं, एम्पायर वीक हो डिक्लाइन हो कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों ने ट्रूप्स जितने रिक्वायर्ड थे वो भी मैनेज नहीं किए, और इस वजह से मिलिट्री स्ट्रेंथ भी कम हो गई। उसके बाद इन्वेजन्स हुए। कौन कौन से इन्वेजन्स हुए बच्चा? एक इन्वेजन था नादिर शाह का, और दूसरा इन्वेजन था अहमद शाह अब्दाली का। दो इन्वेजन हुए, पहला इन्वेजन किसका हुआ? नादिर शाह का, दूसरा इन्वेजन अहमद शाह अब्दाली का। तो इसने भी मुग़ल एम्पायर की कमर तोड़ के रख दी, मुग़ल एम्पायर को घुटनों पे ले आया, क्रिपल्ड कर दिया, पूरी तरह पंगु बना दिया, है ना। मतलब ये दो इन्वेजन के बाद मुग़ल एम्पायर के पास कोई पावर कोई पैसा बचा ही नहीं था। ड्यूरिंग द रीन ऑफ लेटर मुग़ल, जब लेटर मुग़ल रूल कर रहे थे, तो दो फॉरेन इन्वेजन हुए जिन्होंने क्रिपल करके रख दिया मुग़ल एम्पायर को। बेटा यहाँ पर ये जो वर्ड है क्रिपल्ड मतलब अपंग बना देना, मतलब बॉडी का कोई पार्ट तोड़ देना, इस तरीके से एम्पायर की हालत कर दी। 1739 में नादिर शाह आए जो रूलर थे ईरान के, इन्वेडेड इंडिया एंड डिफीटेड द मुग़ल आर्मी। 1739 में नादिर शाह ने, जो कि रूलर थे ईरान के, इंडिया को लूटा और मुग़ल आर्मी को हरा दिया। इन्वेड करना मतलब लूटपाट करना। दिस वॉज फॉलोड बाय अहमद शाह अब्दाली, और उसके बाद कौन आए? अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हुआ, ठीक हुआ। और जो नादिर शाह थे वो तो प्राइजलेस कोहिनूर डायमंड हमसे ले गए, मतलब प्यार से नहीं, छीन कर ले गए, चुरा कर ले गए, और शाहजहाँ का जो पिकॉक थ्रॉन था वो भी ले गए। तो बेटा अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह दो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया। नादिर शाह ने कब किया? 1739 में किया, जो कि रूलर था ईरान का, और नादिर शाह हमसे कोहिनूर डायमंड ले गया, शाहजहाँ का पिकॉक थ्रॉन ले गया। He have wars of succession. Wars of succession was fires, unproductive and huge financial burden on the empire. जब देखो वॉर ऑफ सक्सेशन क्या होता है? जब दो तीन, एक राजा के जब दो तीन चार बेटे हों, मतलब किंग के दो तीन चार सन हों, तो वो लोग आपस में लड़ने लगेंगे, राजा मैं बनूंगा, राजा मैं बनूंगा, राजा मैं बनूंगा। तो इसमें क्या होता है? वो आपस में लड़ते हैं, और आपस में लड़ते हैं तो ये बहुत अनप्रोडक्टिव है ना। इससे एम्पायर के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ही आता है। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की, केओस की एक सिचुएशन बन गई कि इसमें वॉर ऑफ सक्सेशन में, और बहुत सारे नॉबल्स को इसी टाइम में ऐसा लगने लगा कि भैया अब तो ये एम्पायर गया, इसका कुछ नहीं हो सकता, चलो हम अपना अपना काम करते हैं। और अब बेटा लास्ट में हम लोग देखेंगे औरंगज़ेब की पॉलिसी। तो वो कौन सी पॉलिसी थी औरंगज़ेब की जिसने उसके पूरे एम्पायर के फाउंडेशन को हिला के रख दिया? वो थी रिलीजियस इंटॉलरेंस की। कि देखो अकबर की बात करें, जहांगीर की बात करें, शाहजहाँ की बात करें, या हुमायूं की भी हम बात कर लें, तो ये सब एंटी हिंदू नहीं थे, इन्होंने हिंदूज़ के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की। पर औरंगज़ेब थोड़ा एंटी हिंदू टाइप था, है ना। आप एक ऐसी कंट्री में रूल करना चाह रहे हो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदूज़ की है, और उस कंट्री में अगर तुम एंटी हिंदू पॉलिसी रहोगे तो क्या रूल कर पाओगे ज़्यादा टाइम तक? नहीं। तो औरंगज़ेब का ये डिसीज़न कि उसकी जो रिलीजियस इंटॉलरेंस की पॉलिसी थी, उसने उसके एम्पायर के पूरे फाउंडेशन को हिला के रख दिया। इसका जो डेक्कन कैंपेन था उसमें उसके बहुत सारे खर्चे लग गए। फिर उसने बहुत सारे वॉर लड़े सिख के साथ, मराठा के साथ। अगर वो अच्छे से हिंदूज़ के साथ बना के रखता, सिख के साथ, मराठा के साथ, तो उसका ये जो वॉर में एक्सपेंडिचर हुआ ये नहीं होता। उसने अपना बहुत सारा टाइम, एनर्जी रिवोल्ट को क्रश करने में लगा दी, है ना। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था एम्पायर का उस टाइम में, उसे वो नेगलेक्ट करना पड़ा। तो कई बार ऐसा होता है, आपको अपनी पॉलिसीज़ को प्रॉपरली फ्रेम करना चाहिए।
राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। बच्चा 18th सेंचुरी में हुआ क्या, जब डिक्लाइन करने लग गया मुगल एम्पायर, इनका पॉलिटिकल सिस्टम भी पूरी तरह कोलैप्स कर गया, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स का राइज हुआ, है ना। बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने लग गए उस पर्टिकुलर टाइम में, और उसमें से जो मेन थे वो थे हैदराबाद, बंगाल, अवध, मैसूर और मराठास। बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल को इंडिपेंडेंट कराया मुगल अथॉरिटीज से मुर्शिद कुली खान ने। पहले बंगाल भी सेंट्रली रूल होता था, सेंट्रल रूल कौन करता था उसके ऊपर, मुगल एम्पायर, पर मुर्शिद कुली खान ने 18th सेंचुरी में बंगाल को क्या करा लिया, इंडिपेंडेंट। हु वॉज अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ बंगाल बाय औरंगजेब, और ये जो मुर्शिद कुली खान थे इनको औरंगजेब ने ही बंगाल का दीवान बनाया था। 1770 में ही वॉज मेड गवर्नर ऑफ बंगाल। 1717 में ये क्या बन गए, बंगाल के गवर्नर। मुर्शिद कुली खान की डेथ होती है 1727 में। उसके जो सन इन लॉ होते हैं शुजाउद्दीन, वो रूल करते हैं 1739 तक। 1739 के बाद आते हैं अलीवर्दी खान, ठीक है, और वो अपने आप को क्या बना लेते हैं, नवाब ऑफ बंगाल। तो बेटा बंगाल को 18th सेंचुरी में इंडिपेंडेंस मिली, किससे, मुगल अथॉरिटीज़ से। किसने दिलवाई, मुर्शिद कुली खान ने। उन्हें क्या बना दिया था औरंगज़ेब ने, पहले औरंगज़ेब की डेथ के पहले ये दीवान थे बंगाल के, पर 1717 में उन्होंने अपने आप को गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया। फिर मुर्शिद कुली खान की डेथ होती है 1727 में, तो उनका जो सन इन लॉ, उनका जो दामाद होता है शुजाउद्दीन, वो रूल करता है 1739 तक। 1739 में अलीवर्दी खान आ जाते हैं जो अपने आप को नवाब ऑफ बंगाल बना लेते हैं। बेटा ये जितने भी नवाब हुए ये पीस लेके आए, इन्होंने ट्रेड और कॉमर्स को एनकरेज किया। बंगाल में बहुत ज़्यादा ट्रेड होने लग गया। कॉमर्स मतलब ट्रेड मतलब होता है व्यापार, कॉमर्स मतलब होता है वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा होने लगा। पीस मतलब शांति आई बंगाल में। ये जो नवाब थे इन्होंने कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी एक्सपांशन करने से बंगाल में रोका नहीं, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी हॉस्टाइल टेंडेंसीज के साथ आगे बढ़ रही थी, कंपनी अपने आप को बंगाल में एक्सपांड कर रही थी, इस पे इन लोगों का ध्यान बहुत कम गया। इन लोगों ने उस के लिए कुछ भी नहीं किया। दे नेग्लेक्टेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, और ये जितने भी नवाब थे इन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि भाई हमें भी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की कभी ज़रूरत पड़ सकती है। दस एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं थी, इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। और बंगाल की पावर, पहली जो स्टेट थी वो कौन ही थी, बंगाली थी, जो किसके पास आई, कंपनी के पास आ गई। एक राजा को, एक गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग आर्मी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं होगी तो फॉरेन इन्वेजन्स होंगे, फॉरेन कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसा ही हुआ किसके साथ, बंगाल के साथ। हैदराबाद की बात करें तो जो स्टेट था हैदराबाद का, उसको बनाने वाले थे निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ। निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ कब बनाया हैदराबाद, 1724 में। ये भी एक नॉवल ही थे ऑफ द पोस्ट औरंगज़ेब एरा, मतलब औरंगज़ेब के टाइम में तो नहीं थे, जैसे मुर्शिद कुली खान औरंगज़ेब के टाइम में थे, निज़ामुल मुल्क औरंगज़ेब के बाद वाले टाइम में नॉवल बने। उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन ओवरथ्रोइंग सैयद ब्रदर्स एंड वॉज रिवॉर्डेड द वाइसरॉयल्टी ऑफ डेक्कन। इन्होंने सैयद ब्रदर को ओवरथ्रो करने में बहुत मदद की, किसकी, मुग़ल एम्पायर की। पोस्ट औरंगज़ेब एरा में जो भी रूलर्स बने उनकी हेल्प की, सैयद ब्रदर्स को ओवरथ्रो किया, इसीलिए उन्हें वाइस रॉयल्टी मिल गई, कहाँ की, डेक्कन की, किसको, निज़ामुल मुल्क को। ही वॉज द वज़ीर ऑफ मुग़ल एम्पायर, ये क्या थे बच्चा, वज़ीर थे मुग़ल एम्पायर के। 1722 से 1724 तक ये क्या थे, वज़ीर, किसके, मुग़ल एम्पायर के। कौन, कितना बड़ा नाम है, निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ। पर इन्होंने अपनी वज़ीर की पोस्ट को जल्दी ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया बच्चा, क्योंकि जो मुग़ल एम्परर थे मोहम्मद शाह, इन्होंने अपने तरीके से काम नहीं करने दिया निज़ामुल मुल्क को, है ना। निज़ामुल मुल्क बहुत अच्छे काम कर रहे थे, अच्छे रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन में, पर मोहम्मद शाह जब मुग़ल एम्परर बने तो उन्होंने उन्हें रिफॉर्म्स नहीं करने दिए, और इसी वजह से
जो वज़ीर की पोजीशन थी वो छोड़ दी निज़ाम उल मुल्क ने। सो ही डिसाइडेड टू गो बैक टू द डेक्कन, और फिर सोचा कि मैं बाद में डेक्कन में ही जाके रहूँगा, और यहीं पे इन्होंने फाउंडेशन रखा हैदराबाद स्टेट का, विच ही रूल्ड वाइगरसली, और उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से फिर इन्होंने रूल किया। Students, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.